हाँ तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में मुगल सैन्य प्रणाली, मनसबदारी प्रथा एवं खानवा के संग्राम का शेष भाग भाग 2। ठीक है बच्चों, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जहाँ तक इसमें हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बाकी आगे हम लोग बच्चों इसमें पढ़ चुके थे। मनसबदारी व्यवस्था हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल सेना के प्रमुख अंग एवं उनके अलग अलग कार्य। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बगैर देरी किए हुए। तो मुगल सेना के जो प्रमुख अंग थे उनमें जो पहला है वो है बच्चों पैदल सेना। ठीक है, पैदल सेना। वैसे भी माना जाता है कि पैदल सेना युद्ध की रानी माना जाता है, इसलिए बगैर पैदल सेना के किसी भी राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब देखिए मुगल काल में जो पैदल सेना इनकी थी, अब देखिए पैदल सेना का मार चूँकि तोपखाना भी था, घुड़सवार सेना भी थी, हाथी भी रहे होंगे, हाथी भी थे, लेकिन जो है वर्तमान समय में जो पैदल सेना का महत्व, सबका महत्व तो अधिक था, लेकिन पैदल सेना का जो महत्व है वो कम नहीं था। भाई तोपखाना नंबर 1 पे है, गज सेना पैदल सेना से ज़्यादा ताकतवर है, घुड़सवार सेना भी ताकतवर है पैदल सेना से। ठीक है, तो कहने का मतलब पैदल सेना का महत्व भी उस समय कम नहीं था। इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता था? पहली बात तो लंबी दूरी अगर दूर तक जाना है तो इनका प्रयोग नहीं किया जाता था, क्योंकि दूर तक की लड़ाई के लिए जहाँ तेजी से पहुँचना है वहाँ के लिए घुड़सवार सेना ही उचित होती है। दूर जाने के लिए, दूर अगर युद्ध करना है तो हाँ, इनका प्रयोग निकट के युद्ध में किया जाता था पैदल सेना का। और हाँ, या तो फिर दुर्गम क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता था। दुर्गम का मतलब जहाँ पर घोड़े ना जा सकें, हाथियाँ ना जा सकें, तोपखाना ना जा सके, ऐसे स्थानों, क्योंकि पैदल सेना जो होती है हर स्थान पे युद्ध कर सकती है। चाहे पहाड़ियों पे जाना हो, चाहे पहाड़ियों पे भी जा सकती है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर, झील झंखाड़ झाड़ियों में, और जो है फकरे क्षेत्रों में भी पैदल सेना जा सकती है। तो यानी जिन स्थान पर अन्य सभी सेनाएं प्रयोग करने लायक स्थान ना हो वहाँ पर पैदल सेना का प्रयोग किया जाता था। ठीक है बच्चों, हाँ, अगर मान लीजिए दूर लड़ना है तो दूर वही घुड़सवार सेना घोड़ों से उतर कर पैदल युद्ध करते हैं। ठीक, और हाँ, यानी उन स्थानों पर प्रयोग जहाँ हाथियों की सेना और घुड़सवार सेना नहीं जा सकती थी। इनका जो प्रमुख हथियार दिया गया था पैदल सेना को वो है मस्केट। मस्केट का मतलब होता है बच्चों वही बंदूक और तलवार। दूर से मार करने के लिए मस्केट और भीड़ का युद्ध करने के लिए तलवार। ठीक, अन्य प्रयोग इनका जो होता था, भाई राजमहल के अंदर पहरेदार के रूप में पैदल सेना को रखा जाता था, महल का रक्षक बनाया जाता था, जासूस यानी गुप्तचर बनाए जाते थे, द्वारपाल, इन सभी में पैदल सेनाओं का प्रयोग किया जाता था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुगल काल की जो दूसरी सेना थी वो थी घुड़सवार सेना। अब देखिए चूंकि साम्राज्य मुगल का बहुत बड़ा हो गया था, अब बड़े साम्राज्य में जहाँ दूर दूर तक यात्राएं करनी पड़ती थी, दूर दूर तक युद्ध करना पड़ता था, तो ऐसे बड़े साम्राज्य की सुरक्षा एवं देखरेख के लिए घुड़सवार सेना ही ज़्यादा उपयुक्त होती है। क्योंकि दूर अगर कोई कार्रवाई अगर तेज़ी से करना होता था तो घुड़सवार सेना जो है तेज़ी से वहाँ पर पहुँच कर कार्रवाई करती थी। कहीं विद्रोह हो गया, कहीं किसी अन्य सम्राट ने किसी किले को छीन लिया है, उसे छुड़ाना है, किसी अन्य के भूमि पर अधिकार करना है, यानी कोई दूर अगर कोई युद्ध करना है तो उसके लिए घुड़सवार सेना। और बड़े साम्राज्य की सुरक्षा एवं देखरेख के लिए भी घुड़सवार सेना की जरूरत थी। हर स्थान की सुरक्षा व्यवस्था चौकसी पैदल सेना धीमे चलती है और घुड़सवार सेना तेजी से चलती है, इसीलिए जो है घुड़सवार सेना। और ये भी देख लीजिए युद्ध में दूरस्थ क्षेत्रों में प्रयोग के लिए, अगर दूर कोई युद्ध लड़ना हो, दूर कोई कार्रवाई करना हो तो उसके लिए घुड़सवार सेना। सुगम एवं गतिशील साधन, आसान एवं ये तेजी से चलने वाला साधन होता था। ठीक है बच्चों, तेजी से चलने वाला साधन होता था। अब देखिए मुगल काल में जो घुड़सवार होते थे वो 3 प्रकार के होते थे। 3 प्रकार के घुड़सवार मुगल काल में होते थे। पहले मनसबदारी घुड़सवार, अभी आप लोग मनसबदार पढ़ सकते हैं, मनसबदार में घुड़सवार सेना ही होती थी। तो मनसबदारों के लिए जो निर्धारित सेना होती थी उसे मनसबदारी घुड़सवार कहते थे, जो मनसबदार रखते थे।
10,000 का मनफबदारी वो 10,000 रखता था, अतिरिक्त भी रखता था, वो भी मनफबदारों के घुड़सवार हैं। तो मनफबदारों के घुड़सवार सेना ये अलग हो जाते थे। दूसरा नंबर होता है दखली। ये क्या होते थे, ये राजा जो है राजा से वेतन प्राप्त करते थे, डायरेक्ट मुगल सम्राट इनको वेतन देते थे। एवं लेकिन लड़ाई के मैदान में किसी मनफबदार, ये मनफबदार है बच्चों, मनफबदार नहीं है, ये जो है मनफबदार, ठीक है। यानी राजा इनको डायरेक्ट भर्ती करते थे, डायरेक्ट इनको मुगल सम्राट वेतन देते थे, लेकिन अगर लड़ाई का मैदान हो तो किसी मनफबदार के अधीन ही इनको रख के लड़ना पड़ता था, ठीक। किसी मनफबदार के अधीन इन सैनिकों को कर दिया जाता था, वो इनको जो है नियंत्रण नेतृत्व करते थे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आहदी घुड़सवार। आहदी क्या होते थे, ये विशिष्ट अश्वारोही वर्ग होता था, विशिष्ट घुड़सवार वर्ग होता था। ये विशेष बल की श्रेणी में आता था, जो कि बहादुर व्यक्ति होता था, लेकिन पद खाली न होने के कारण या किसी कारण से ये मनसबदार नहीं बन पाते थे। जबकि राजा सम्राट इनको चाहते थे मनसबदार बनाने के लिए, लेकिन जो है पद खाली ना होने की वजह से या किसी कारण से मनसबदार नहीं बन पाते थे, जो कि बहादुर भी होते थे, विशेष होते थे, घुड़सवार वर्ग होता था। ये सीधे जो है सम्राट की रक्षा के लिए नियुक्त किए जाते थे, अर्थात सम्राट के बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त किए जाते थे। इन्हें क्या होता था, साधारण घुड़सवार से ज़्यादा वेतन मिलता था, ठीक है बच्चों। ये विशिष्ट घुड़सवार दल होते थे जो मनसबदार किसी कारणों से, पद खाली न होने से या अन्य कारणों से नहीं बन पाते थे, डायरेक्ट जो है बहादुर होते थे, इसलिए डायरेक्ट मुगल सम्राट इनको अपने बॉडीगार्ड की सेवा में रखते थे, ठीक है। इनको अन्य घुड़सवारों से ज़्यादा वेतन मिलता था। तीसरी जो सेना थी मुगल काल की, वो थी बच्चों गज सेना, हाथियों की सेना जिसे हम लोग कहते हैं। ये मुगल सेना का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। हाथियों को लेकिन कहाँ लगाया जाता था, तोपों के पीछे, ताकि अगर इनको पीछे भागना पड़े तो तोपों को ना रौंदें, या फिर जो भी आक्रमण हो उसको तोप जो है झेल लें। कहने का मतलब तोपों के पीछे अगर इनको आगे लगा दिया जाए तो तोपों के फायर पे इनको भी लग सकता था, इसलिए इनको तोपों के पीछे रखा जाता था। इनका जो प्रमुख कार्य होता था किलों को तोड़ना, और क्या था, सेना को नदी तथा दलदली भूमि पार कराना। नदियों में हिलकर हाथी गहराई का आंकलन करते थे और हाथियों पर बैठाकर सेना को पार कराया जाता था। घुड़सवार घोड़े पर बैठकर नदी पार करते थे और हाथी और पैदल सेनाएं जो होती थी हाथियों पर बैठकर ये नदी पार करते थे, ठीक है बच्चों। और तोपों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ले जाने का कार्य होता था, ये भी हाथी ही ले जाते थे। हाथी खींच कर ले जाते थे या लाद कर ले जाते थे, किसी तरह जो भी संभव होता था। और जंगल व झाड़ियों को साफ करना, हाथियों को कुदा कर जंगलों और झाड़ियों को भी जो है कचरवा दिया जाता था, ताकि वो सफाई हो जाए। अब ये नहीं है कि वो जो है फावड़ा खुरपे लेके साफ करते थे, कहने का मतलब ये है कि जंगलों और झाड़ियों में इनको कुदा दिया जाए, कुछ देर इनको चला दिया जाए, तो वहाँ जो झील झंखाड़ होती है वो समाप्त हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये साफ हो जाता था। और युद्ध क्षेत्र में इनका प्रयोग कहाँ किया जाता था, युद्ध क्षेत्र में देखा जाए तो मुगल सेनापति हाथी पर बैठकर ये जो है युद्ध का निरीक्षण करते थे। हालांकि मुगल सेनापति जब प्रारंभ में जो बैरम खान वगैरह थे, ये सब जो है घोड़ों से युद्ध करते थे, लेकिन बाद में जब मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया तो उसके बाद मुगल सेनापति अपनी हाथी पर बैठकर युद्ध करते थे। कई बार का जिक्र आया है, जब अकबर ने भेजा था जहांगीर को, सलीम नाम था उसका, तब जहांगीर को भेजा था राणा प्रताप को पकड़ने के लिए, तो उस समय जहांगीर या सलीम, ये जो है बेटा जहांगीर जो है अकबर का पुत्र है, उसी का बचपन का नाम था सलीम, इसलिए सलीम नाम जो है ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसमें सलीम को ही वो अकबर राणा प्रताप को पकड़ने के लिए भेजा था, तो वो हाथी पर बैठकर जो है राणा प्रताप से युद्ध करने गया था, जो कि राणा प्रताप की मार से बच भी गया था, लेकिन बहुत बुरी कंडीशन थी उसकी। अब कैसे बच गया इसको तो भगवान ही जाने। अब देखिए, हाथी पर धनुर्धारी सैनिकों को बैठाया जाता था जो दूर से धनुष और तीर छोड़ते थे, और हाथी की सूंड में तलवार, जंजीर एवं माथे पर कवच लगाकर उसे युद्ध में प्रयोग किया जाता था। हाँ, सूंड में तलवार बांध देते थे, तलवार सूंड जिधर भी घुमाती थी उधर के सैनिक कट जाते थे।
जंजीर लगा दिया जाता था, रफ्फा मोटाफा फूणों में, तो रफ्फा जिधर घुमाते थे उधर के सैनिक जो है घायल हो जाते थे। और माथे पर बच्चों कवच लगाया जाता था ताकि दूर से तीर का वार उनके माथे पर न लगे, आँखों में ना लगे, इस चीज़ से उन्हें बचाया जाता था। ठीक। अगला है नौसेना या जल सेना जिसे हम लोग कहते हैं, जल में काम की जाने वही जल सेना का मतलब होता है बच्चों बड़ी बड़ी नौकाओं का दल। ये मुगल काल की जल सेना भी होती थी, मुगल काल में जल सेना भी होती थी जो एक प्रकार की बड़ी नौकाओं की सेना होती थी। अब बच्चों जल सेना कहीं युद्ध भी में प्रयोग होता था, कभी जो है सैनिकों को नदी पार करने में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अब देखिए कहाँ कहाँ इनका प्रयोग होता था, इसमें हम लोग आगे देखते हैं। देखिए पहली बात तो एक युद्ध में प्रयोग हुआ था, जैसे बाबर ने क्या किया था, बंगाल एवं बिहार इन पर आक्रमण करने के लिए जल सेना का प्रयोग किया था। और हुमायूं ने क्या किया था, चुनार के किले का घेरा डालते समय उसके तोपची फेमी खां, बच्चों अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ड, हुमायूं का तोपची कौन था, फेमी खां, उसके तोपची फेमी खां ने तोपों को क्या किया था, नावों पे रख के चलाया था, नौकाओं पे रख कर इन्होंने चलाया था। इससे पता चलता है कि मुगल काल में जल सेना भी थी और जल युद्ध भी होते थे, या युद्ध में जल सेना का भी प्रयोग किया जाता था। अकबर ने क्या किया था, पटना एवं हाजीपुर विजय अभियान में भी नौकाओं का ही प्रयोग किया था। इतना ही नहीं, मुगल काल में बड़ी नौकाओं पर तोपों को लादकर प्रयोग किया जाता था, क्योंकि छोटी नौकाओं पर तोपों को लादेंगे तो जो है फायर के समय पीछे होगी या फिर डूब सकती है, किसी भी मतलब डिसबैलेंस हो सकती है मान के चलिए। और अकबर ने क्या किया, बंगाल एवं सिंध में नावों के निर्माण और मरम्मत के लिए कार्यशालाएं भी खोला था उसने। बच्चों ये अत्यंत महत्वपूर्ण, अकबर की नौकाओं के निर्माण या नौसेना के लिए कार्यशाला कहाँ थी, बंगाल एवं सिंध में। 1582 में बंगाल की कार्यशाला में लगभग 700 यौद्धिक जलपोत थे। ऐसे जलपोत जिनका युद्ध में प्रयोग किया जा सके उसे यौद्धिक जलपोत कहा जाता है। और मुगल सेना में कुल जलपोत लगभग थे बच्चों 3000। मुगल सेना में अकबर के समय में कुल लगभग जलपोत थे 3000 उस समय। और अकबर ने इतनी बड़ी नौका का निर्माण किया जो 3000 मन भार ढोने वाली नौका, 3000 मन भार ढो सकती थी। बच्चों एक मन बराबर कितना होता है, एक मन बराबर होता है 40 kg। ठीक है बच्चों, मन कई तरह का होता है, अमेठी वगैरह में बोलते हैं मन 6 किलो का होता है, लेकिन जो उसको कच्चा मन बोलते हैं, लेकिन पक्का मन जो होता है जिसको बोलते हैं मन, तो बच्चों जो बनिए वाली भाफा होती है वो होती है 40 किलोग्राम, याद रखिएगा। और हाँ, जल सेना का प्रधान कार्यालय अत्यंत महत्वपूर्ण, प्रधान कार्यालय नौसेना का कहाँ होता था, ढाका। ढाका कहाँ है, बांग्लादेश। ठीक है बच्चों, इसको जरूर याद रखिएगा। और जल सेना के जो प्रमुख अधिकारी होते थे इनको एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये प्रश्न इन सभी से प्रश्न अत्यंत पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल सेना के अधिकारी कौन, नाखुदा कौन होता था, ये जल सेना का सर्वोच्च अधिकारी अर्थात नौसेना अध्यक्ष। तोपंदाज ये जलपोतों के रक्षक का नियंत्रक, अरे जलपोतों के तोपों का नियंत्रक। ठीक है बच्चों, तोपंदाज जो होते थे वो जलपोतों के तोपों का नियंत्रक होता था। सरछंग ये जहाज़ों के लंगर को लगाने और उठाने वाला कर्मचारी होता था। लंगर का मतलब होता है बच्चे, जैसे नदियों में जहाज़ खड़ी है तो उसको जो है रस्सी से बांध दिया जाता था, खूंटे से बाहर या पेड़ से बांध दिया जाता था, तो उसे बोलते हैं जहाज़ों को बांध दिया गया। जैसे यार नौका कहीं नदी में खड़ी है तो उसको एक खूंटे से बांध दिया जाता है कि कहीं बहाव से नौका बह ना जाए, तो यही कार्य करता था सरछंग, जहाज़ों को लंगर लगाना और उठाना, इसका कार्य होता था। जैसे ही सेनापति या राजा का आदेश होता था, या लंगर लगाता था, उसके बाद उठाता था। उठाने का मतलब होता है खोल दिया, फिर से नौकाएं चल दी। मुझल्लम क्या होता था, ये जलमार्ग का ज्ञाता होता था, जलमार्ग का विशेषज्ञ। भंडारी क्या होते थे, जलपोत के भंडार का रक्षक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है बच्चों अस्त्र शस्त्र यानी हथियार, मुगल काल के हथियार। अब देखिए मुगल काल जो है हथियारों की दृष्टि से काफ़ी धनी था।
क्योंकि भारी हथियारों का प्रयोग यहाँ पर कम होता था और हल्के एवं अधिक मारक दूरी वाले हथियारों का प्रयोग ज़्यादा होता था। हल्के एवं अधिक पराफ, पराफ का मतलब होता है बच्चों, आप लोगों ने विज्ञान में पढ़ा होगा, जैसे अगर यहाँ पे कोई चीज़ फेंकी जाए तो ऐसे ऐसे होकर जाती है और यहाँ गिरती है, तो ऐसे ही हथियार भी होते हैं। अगर तीर यहाँ पे छोड़ा जाता है या तोप से गोला छोड़ा जाता है तो दो गोला भी ऐसे जाकर ऐसे गिरता है, तो पराफ का मतलब ये दूरी जो है पराफ कहलाती है, कितनी दूर वो गिर रहा है। चलिए, अधिक पराफ का मतलब होता है अधिक दूरी तक मार करने वाले लेकिन हल्के हथियारों का प्रयोग ज़्यादा होता था, यानी युद्ध में टेक्नोलॉजी जो है बढ़ गई थी बच्चों। वैसे भी जो है युद्ध में टेक्निकल युद्ध का प्रयोग जो है बाबर ने ही किया था, क्योंकि तोपों और जो है मस्केट का भारत की धरती पर प्रथम प्रयोग करने वाला कौन था? बाबर। पानीपत प्रथम संग्राम 1526, याद रखिएगा, कई बार ये अक्सर पूछा जाता है। और यहाँ के प्रमुख आक्रामक अस्त्र कौन कौन से होते थे? धनुष बाण, बल्लम, बर्छी, भाला, तलवार, बंदूकें और तोपें। बंदूक और तोप ये तो मान लीजिए इनका भारत में जन्मसिद्ध अधिकार ही था। लेकिन हाँ, मेजर अल्फ्रेड डेविड, इन्होंने मुगल काल में मुगल सेना में रॉकेट होने का भी उल्लेख किया है अपनी पुस्तक में। इन्होंने कहा है कि मुगल सेना रॉकेट का भी प्रयोग करती थी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है तोपखाना। मुगल काल में तोपखाने को क्या कहा जाता था? साम्राज्य की ताला कुंजी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, खास करके ऑब्जेक्टिव प्रश्न जैसा कि राम मनोहर लोहिया में आता है बच्चों, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तोपखाने को, साम्राज्य की ताला कुंजी किसको कहा गया? तो बच्चों समझ लीजिए, या साम्राज्य की ताला कुंजी किसके तोपखाने को कहा जाता था? मुगलों के। ठीक, इसके लिए तोपखाने का एक अलग विभाग ही बनाया गया था बच्चों। तोपखाने को प्रमुख दर्जा प्राप्त था, क्योंकि तोपों के दम पर ही बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था। मात्र 15 हज़ार सैनिकों के साथ जो है इसने इब्राहिम लोदी के 1 लाख सैनिकों को हराया था, जिसमें हाथियाँ भी थीं। तो इसीलिए जो तोपखाना था ये मुगल काल का प्रसिद्ध जो है एक प्रमुख विभाग था। इसके साम्राज्य की ताला कुंजी, क्योंकि इसी के दम पर साम्राज्य की रचना हुई, साम्राज्य का निर्माण हुआ, साम्राज्य का मार्ग खुला। ठीक है बच्चों, इसी के दम पर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, इसीलिए जो है साम्राज्य की ताला कुंजी इसे कहा जाता है। इसके लिए मुगल काल में तोपखाने का एक अलग विभाग होता था। और भारत की धरती पर पहली बार प्रयोग आप लोगों को हम बता चुके हैं 1526। बाबर, मुगल काल का प्रमुख आग्नेयास्त्र होता था तोपखाना, आग उगलने वाला हथियार। अब इसमें देखिए क्या हुआ। प्रारंभिक तोपें, जो शुरुआत में जो तोपें बनाई गई, वो आकार में बहुत बड़ी और भारी होती थी। इनको खींचने के लिए सैकड़ों लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। अब सैकड़ों लोग उपलब्ध ना हो, सैनिक बताइए युद्ध करेंगे कि तोप खींचेंगे? तो बाद में क्या किया गया, इनको सुधार करके तोपों को युद्ध भूमि में प्रयोग करने के लायक बनाया गया, अर्थात इनको हल्का बनाया गया ताकि आराम से 2-4 लोग मिलकर खींच के युद्ध भूमि में पहुंचा दें। और बाबर की सेना में 600 कदम पराफ वाली तोपें होती थी। 600 कदम, एक कदम में कितना होता है बच्चों? 75 सेंटीमीटर। एक कदम की दूरी 75 सेंटीमीटर। लेकिन इसको आप लोग बेटा एक बार देख लीजिएगा, 75 सेंटीमीटर, हालांकि हमारे दिमाग में तो यही है, हो सकता है हम ही भूल रहे हों या हो सकता है सही हो। फिलहाल 75 हमने ऐसा पढ़ा है, इसलिए फिलहाल अभी हमें जो याद है वो 75 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। आप लोग भी लेकिन इसको एक बार नेट पे सर्च करके या किताबों में आप लोग देख लीजिएगा। पढ़ाते समय तो मैं नहीं सर्च कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं सर्च करके इसको क्लियर कर देता। फिलहाल ये मान के चलिए कि 75 सेंटीमीटर एक कदम होता है। और खानवा और चंदेरी के संग्राम में बाबर की विजय का कारण जो था, अच्छी किस्म की तोपें थी। और अकबर, ये बच्चा अकबर नहीं अकबर है, ठीक है, इतना ध्यान देना। ये क्या है? अकबर, अकबर नहीं अकबर है। अकबर एवं औरंगजेब के काल में तोपों का आकार, मारक दूरी, गतिशीलता में अधिक से अधिक सुधार किया गया, क्योंकि बच्चों माना जाता है कि सबसे ताकतवर साम्राज्य अकबर का था, उसके बाद औरंगजेब का साम्राज्य था। बीच की स्थिति जो थी सामान्य ही बनी रही, लेकिन जहाँ पर शक्ति ज़्यादा बढ़ी, औरंगजेब की कट्टरवादिता इसके पतन का कारण जरूर बनी।
लेकिन फिर भी जो है औरंगजेब राज्य के प्रति फ़क्री ज़्यादा था। वही स्थिति अकबर की थी, साम्राज्य को अधिक बनाने में, अधिक बड़ा करने में और साम्राज्य को शांति प्रदान करने में अकबर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है बच्चों, इसके काल में तोपों के आकार मतलब हल्के आकार में मारक दूरी ज़्यादा की गई और गतिशील की गई, यानी इसमें पहिए वहिए ठीक ठाक लगाए गए। और इस कार्य के लिए क्या किया गया, फ्रांसीसी, डच, जर्मन एवं पुर्तगालियों इन विदेशियों को जो है नियुक्त किया गया इन तोपखाने में सुधार के लिए। क्योंकि बच्चों आप लोगों को हमने बताया था, सेकेंड पेपर में आप लोग पढ़े होंगे कि जो पहले औद्योगिक क्रांति हुई, ठीक है, पाश्चात्य युद्ध कला में औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई, यूरोप में हुई सबसे पहले। तो यूरोपीय कंट्री जो है, चूँकि रोजर बेकन ने बारूद की खोज भी वहीं पे की, यूरोप में ही, ठीक। अब तो वहाँ पर हथियार आग्नेय अस्त्र पहले बने, तो वहाँ के हथियार इसके मुकाबले कई गुना आधुनिक थे। तो उन्हीं अधिकारियों को मुगल काल में इन क्या बोलते हैं तोपखाने में सुधार के लिए एक प्रकार से इंजीनियर के रूप में, यानी रिसर्चर के रूप में, टेक्निकल व्यक्ति के रूप में उन अधिकारियों को ही इसमें नियुक्त किया गया। किस लिए, तोपों को अच्छा से अच्छा बनाने के लिए, हथियारों को अच्छा से अच्छा स्वरूप प्रदान करने के लिए। इसमें फ्रांसीसी, डच, जर्मन और पुर्तगाली वही थे बच्चों जो सबसे पहले भारत आए थे। विभागाध्यक्ष को इसके क्या कहा जाता है, यानी तोपखाने के विभागाध्यक्ष यानी तोपखाने प्रमुख को क्या कहा जाता है बच्चों, मीर अतिफ या दरोगाए तोपखाना। बच्चों अत्यंत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, लिख भी लीजिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा आप लोग भी। तोपखाने के अध्यक्ष को मुगल काल में क्या कहा जाता था, मीर अतिफ या दरोगाए तोपखाना। ठीक, चलिए अब मुगल काल में हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। मुगल काल में कितने प्रकार की तोपें होती थी, ठीक है। चलो बच्चों, हम अब इसके बारे में हम आपको अगला वीडियो बनाएंगे, नहीं तो फिर ये जो है लंबा हो जाएगा, आप लोग पढ़ने में उबने लगेंगे, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे मुगल काल में कि तोपखाने के प्रकार, कितनी तोपखाने होती थे, और उसके बाद आगे के हथियार हम लोग फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों पढ़ो लिखो मस्त रहो खुश रहो।